हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सक्सेस ट्री डिफेंस। तो सक्सेस ट्री डिफेंस आपके लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर पेपर पर आपके लिए स्पेशल वीडियो लाया है, जो आपके आने वाले जो नए कैडेट्स हैं जो स्टार्ट किए इंडिया का प्रिपरेशन, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उनको आइडिया डेवलप हो जाएगा कैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं, किस किस चैप्टर्स का इंडिया के पॉइंट व्यू से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। आज का जो सेक्शन हम लोग लेने जाने हैं उसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसमें क्या है कि 4 क्रांति आप कर ले। पहला है अमेरिकी क्रांति, दूसरी है रशियन क्रांति, फ्रेंच क्रांति और औद्योगिक क्रांति। तो 4 क्रांति अगर आप ध्यान से पढ़ के चले जाए, 2-2 पेज का आप नोट्स पढ़ के चले जाएं, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कि पता है कि गैट के सेक्शन में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप 12 मार्क्स सही कर देते तो आपके एक तरह से जो गैट में आपको मिनिमम 300 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करेगा। तो आइए कैडेट्स हम लोग स्टार्ट करें। अब सक्सेस ट्री जो डिफेंस है वो आपके लिए स्पेशल एक बैच लॉन्च कर रहा है 15 दिसंबर 2024 में। तो 15 दिसंबर 2023 में ये हमारा बैच लॉन्च होगा, जो आने वाले अप्रैल 1 इंडिया 1 का 2024 में हम लोग टारगेट करेंगे। और इस बैच का नाम है सौर्य बैच। और एकदम मिनिमम इसका एक तरह से जो फ़ी रखा गया है मिनिमम, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि स्टूडेंट को मदद करना है कि कैसे इंडिया के पेपर को क्रैक करे। उसके बाद हमने एसएसबी के लिए भी स्पेशल क्लासेस देना है। तो आप देखिए, ऑनलाइन हमारा 4999 है और ऑफलाइन है 5999। तो मिनिमम हमने एक तरह से प्राइस रखा है कि जो लोग कमज़ोर है, कोई भी स्टूडेंट हो, आराम से परचेस करके और हमारे साथ जुड़ के अपने इंडिया के रिटन पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अब आइए इंडिया के प्रीवियस ईयर जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आया है, चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे किस किस चैप्टर से 10 साल में वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आए। तो पहला चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होता है रिनासा, जिसको हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। तो आपको पता है कि रिनासा की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिनासा होमनिस्ट कल्चर इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें 4 आपके ऑप्शन के पुनर्जागरण में मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका एग्जैक्टली राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा। इट क्रिटिसाइज द मटेरियल वेल्थ पावर एंड ग्लोरी। तो डी इसका राइट आंसर है। तो थोड़ा आपको समझ में तभी आएगा जब पुनर्जागरण के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर ले, तो आपको आंसर्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि क्वेश्चन के क्या टाइप पूछे गए हैं 10 साल का पेपर में। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए पुनर्जागरण पर क्या आया। कहता विच हु इज वेल नोन फॉर द वर्क इज द मोनालिसा। मोनालिसा प्रसिद्ध कार्य किसका है? तो पेंटिंग के ऊपर मोनालिसा आपको पता है लियोनार्डो डी विंसी का है। लियोनार्डो डी विंसी का ये पेंटिंग है। तो 2 क्वेश्चन तो रिनासा के ऊपर लोग पूछे हैं। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। अब ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन इसलिए किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा कि एक हमारा टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन का भारत की तरफ आगमन। तो उसी चैप्टर्स में ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के बारे में कि अमेरिका की खोज किसने की, भारत सबसे पहले आने वाला समुद्री यात्रा से कौन था, लैंड से आने वाला कौन था। तो इस सेक्शन का जो इंपॉर्टेंस जो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में इस चैप्टर से रिलेटेड आए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखिए रिफॉर्मेशन एंड द काउंटर रिफॉर्मेशन। तो इंटेलेक्चुअल के द्वारा, जो बौद्धिक लोग थे उनके द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया, सुधार और प्रति सुधार कहते हैं। तो ऐसे करके देखेंगे कुछ बौद्धिक जागरण लोगों में आए, लोग को एक तरह से जागरूक करने का काम जो किया गया, उस मूवमेंट का नाम है सुधार और प्रति सुधार। अब इसमें पहला है अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स अटेनमेंट ऑफ कमीशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर। कहता है कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवादी प्राप्ति तभी संभव है। तो कार्ल मार्क्स आपको बताइए कि यूके का ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था और कार्ल मार्क्स के प्रयास से ही एक आइडियोलॉजी की स्थापना हुई जिसको कहते हैं कि कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, कहता है कि नेता और नेतृत्व के बीच में तनाव का समाधान। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कहता है कि कम्युनिज्म तभी पॉसिबल है जब इमरजेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी हो, तो मुक्त सोसाइटी हो जहां शोषण ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सोशलिज्म रिफर टू। अब सोशलिज्म के ऊपर है, सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? राजनियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 3
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय मार्क्स एंड एंजल। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया मार्क्स और एंजल के द्वारा, उसमें मेन फोकस किस पर था? तो क्लास स्ट्रगल पर, वर्ग संघर्ष पर था। तो 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए टाइप। उसके बाद नेक्स्ट, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म इज द टेनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरी। कहता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांत किसका सिद्धांत है? तो इसका आंसर होगा डी, मार्क्सवाद का सिद्धांत है। उसके बाद कहता हु ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश द फेमस पम्पलेट नोन एज द राइट ऑफ मासेस एंड आर्ग्यू द पीपल इंग्लैंड, अमेरिका एंड फ्रांस टू फाइट देयर लिबर्टी। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसने राइट्स ऑफ मास नामक एक प्रसिद्ध पुस्तिका प्रकाशित की और इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस में लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लड़ने के लिए प्रेरित किया? तो उसका नाम है थॉमस पेन। तो थॉमस पेन ने एक तरह से रोल प्ले किया था अमेरिकी क्रांति को लाने में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरी एडवोकेट द वेदरिंग अवे ऑफ द स्टेट्स। तो ये लेनिन से जुड़ा हुआ है, डी इज द राइट आंसर, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द इंटरनेशनल बॉडी विच वाज फॉर्म इन यूरोप इन 1889 टू कोऑर्डिनेट द इफेक्ट ऑफ सोशलिस्ट ऑल ओवर द यूरोप वाज कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय। तो इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड इंटरनेशनल आंसर होगा। जो मीटिंग हुई थी कम्युनिस्ट लोग का। तो ये हमने डिस्कशन किया कि कैसे काउंटर रिफॉर्म से कैसे कैसे क्वेश्चंस के टाइप आए। तो चैप्टर नंबर 4, द चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर का आपको प्रिपरेशन करके जाना है। तो आपको पता है अमेरिकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको पता है कि ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 कॉलोनीज बसाए थे और बाद में उन पर टैक्स इंपोज किया। ब्रिटेन से उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है जिनका विरोध हुआ और इसी से अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। तो बहुत ही आसान चैप्टर से स्टोरी है, आपने स्कूल लेवल भी पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन कहता है बोस्टन टी पार्टी जुड़ा हुआ है। तो बोस्टन में आपको पता है कि बंदरगाह था जहां से चाय ले जा रहा था। अमेरिकियों ने चाय के ऊपर टैक्स लगा दिया था, जिसके चलते अमेरिकन लोगों ने चाय की पेटी उठा के समुद्र में फेंक दिया। तो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो अमेरिकी क्रांति से जुड़ा हुआ है बोस्टन टी पार्टी, क्रांति की शुरुआत माना जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर द जुलाई 4, 1776 टू बी सेलिब्रेटेड इन द अमेरिकन हिस्ट्री। तो जुलाई 4, 1776 अमेरिकन हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंस है? आजादी की घोषणा इस दिन की गई थी अमेरिका में। हु ऑथर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी? थॉमस जेफरसन ने किया था। कहता हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ कॉमन सेंस द रिवोल्यूशनरी पैम्पलेट ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा थॉमस पेन ने। थॉमस पेन के चलते अमेरिकी में क्रांति आई। उसने पूरे यूके से आया, इंग्लैंड से आके, और एक पंपलेट बांटा पूरे अमेरिका में, जिससे क्रांति की शुरुआत माना जाता है। कहता है स्टैम्प एक्ट ऑफ कांग्रेस कंसिस्टिंग ऑफ द डेलीगेट फ्रॉम द 9 ऑफ द 13 कॉलोनी मीट एट 75 तो स्टैम्प एक्ट लगाया था एक तरह से ब्रिटेन के द्वारा अमेरिकन लोग के ऊपर लगाया गया था, जिसमें 9 में से 30 कॉलोनी मीट कहाँ पर किए? न्यूयॉर्क शहर में मीटिंग किया था उन लोगों ने इस स्टैम्प एक्ट के खिलाफ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन कॉलोनी डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हेल्ड इन फिलाडेल्फिया। तो 13 कॉलोनी ने एक तरह से मीटिंग किया, तो किसने इस 13 कॉलोनी में अटेंड नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्जिया ने अटेंड नहीं किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज द पॉपुलर स्लोगन ऑफ। तो क्या अमेरिकी क्रांति में कहा गया कि जो अमेरिका में क्या होता था कि जो ब्रिटेन का रूल था, बाकी ब्रिटेन में भी एक तरह से असेंबली थी, वहां भी संसद थी। तो जितने भी बिल होते थे वो क्या होते ब्रिटेन के संसद से पास किए जाते थे। तभी अमेरिकन ने एक स्लोगन दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। चूंकि ब्रिटेन के संसद में कोई अमेरिकी है नहीं रिप्रेजेंटेटिव, तो कैसे हम टैक्स देंगे? तो ये बहुत ही पॉपुलर स्लोगन था जिसको कांग्रेस ने भी यूज किया था। तो इसका आंसर होगा बी। इसका बहुत ही आसान, ये किस क्रांति से जुड़ा हुआ? अमेरिकी क्रांति से जुड़ा हुआ है। कहता हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिस्क्राइब डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस, आपको पता है अब्राहम लिंकन का है। ए इज द करेक्ट आंसर। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट मेंशन इन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिकन ने कौन कौन सी आजाद घोषणा की थी अपने संविधान के लिए? तो जीवन का, स्वतंत्रता का, खुशी की तलाश,
तो भाईचारा ये फ्रेंच से जुड़ा हुआ है, तो आंसर होगा 1 and 3, सी इज द करेक्ट आंसर्स। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड ऑन 4 जुलाई 1776। तो 4 जुलाई को अमेरिकन ने इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने नारा लगाया प्रतिनिधि के बिना कोई कर दे नहीं। अमेरिकी व्यापारी ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सहारा लिया। तो इसका आंसर दोनों सही है। कहता है व्हेन डिड द स्टैम्प एक्ट ऑफ कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ डेलीगेट फ्रॉम 9 to 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका मीट एट न्यूयॉर्क सिटी। तो स्टैम्प एक्ट के खिलाफ कब सारे जो कॉलोनीज थे अमेरिका के कहां पर मिले, कब मिले थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1765 में मिले थे। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द मेन डिसीजन टेकन बाय द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हेड इन फिलाडेल्फिया इन सितंबर 74। तो 13 कॉलोनी का जो मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुआ फिलाडेल्फिया में, वहां पर क्या क्या डिसीजन लिया गया था इसमें देखें। तो ऑप्शन पहला सही है, रिजेक्टेड द प्लान ऑफ कॉलोनियल यूनियन अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी। इट अग्रीड ऑन द स्कीम्स टू स्टॉप द ट्रेड बिटवीन द कॉलोनीज ऑफ द इंग्लैंड, ये भी सही है। ये ड्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवनेस, ये गलत है। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर्स। तो ये हमने डिस्कस किया कि अमेरिका की क्रांति पर कैसे क्वेश्चन आए थे। अब बहुत ही आसान है अमेरिकी क्रांति। अगर 2-3 पेज है और आप क्लास के साथ भी अगर जुड़ जाते हैं तो आपको 1 मिनट में स्टोरी पता लग जाएगा और सारे के सारे आप क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो अमेरिकी क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री का जब भी आप पढ़े तो अमेरिकी क्रांति आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन मैंने 4 मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद अमेरिकी क्रांति के बाद दूसरी है फ्रेंच क्रांति। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव फ्रेंच क्रांति पर पड़ा और फ्रांस में भी क्रांति की शुरुआत हुई। और फ्रांस की क्रांति से ही पता है नेपोलियन का राइज हुआ, जो फ्रांस का सबसे बड़ा हीरो हुआ। तो फ्रांस की क्रांति पर देखिए, और फ्रांस की क्रांति इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि प्रियम्बल जो है हमने यहाँ से कुछ वर्ड कॉपी किया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो। तो रूसो एक तरह से मानते एक बौद्धिक था, माने इंटेलेक्चुअल पर्सन था। रूसो स्टडीड ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रूसो ने सबसे पहले इसने फ्रांसीसी क्रांति को एक तरह से कंट्रीब्यूट किया। उसने जितने भी लेख लिखे उसे फ्रांसीसी क्रांति को लाने में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेनिस कोर्ट ओथ असिस्टेड। टेनिस कोर्ट ओथ जो है किस क्रांति से संबंधित है? इसका होगा फ्रेंच क्रांति से संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट फ्रेंच क्रांति से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द वॉच वर्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 वॉच वर्ड क्या आए थे? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा मिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जो रिसेंटली अभी भी आया था 2023 में, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रीजन ऑफ टेरर। तो रीजन ऑफ टेरर के समय कौन सी बात सही नहीं थी? सी इज द करेक्ट आंसर। द क्रांतिकारी विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तारी कानून द्वारा राजनीति तक ही सीमित था, यह गलत है, बाकी सारे सही है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ओलंपो डी गॉर्जेस। तो ओलंपो डी गॉर्जेस एक महिला थी, क्रांतिकारी महिला थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। तो उसके समय क्या क्या इवेंट्स हुए दिए हुए? पहला, सी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन इन द रिवोल्यूशनरी ऑफ फ्रांस, ये सही है। सी वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉमिटी दैट ड्राफ्टेड डिक्लेरेशन ऑफ द, ये गलत है, ये सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर्स। फिर दूसरी बार भी क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आया ओलंपा डी गॉर्जेस पर। दूसरा क्वेश्चन आया, सी वाज डिक्लेयर्ड द अल्थ्रू सिटीजन, ये जैकोबियम की एंटी थी इसकी, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट करेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलंबस इज करेक्ट? यस, बी सही है, इज नॉट करेक्ट होगा यहां पर, इज नॉट करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो आप फ्रेंच की क्रांति से देखिए 1 से लेकर 6 क्वेश्चन आएंगे और फ्रेंच की क्रांति भी पढ़ के जाना है, बहुत ही आसान होता है। तो 2 क्रांति आपको अमेरिकन क्रांति और फ्रेंच क्रांति पढ़ के जाना है और तीसरी क्रांति आपको औद्योगिक क्रांति पढ़ के जाना है। अब औद्योगिक क्रांति से हर साल एक क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया, किस मशीन के डिस्कवर, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। एकदम सिंपल से क्वेश्चन को बार बार वो लोग रिपीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए औद्योगिक क्रांति का, पहला क्वेश्चन है इन विच कंट्री द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन द ईयर 750। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, एकदम आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड? तो पहला, कॉटन इंडस्ट्री वाज रिप्लेस बाय द फैक्ट्री, इट लीड द ओवर पॉपुलेशन इन विलेज, नहीं शहरों में जनसंख्या बढ़ गई, अर्बन में होगा यहाँ पर, ये गलत है स्टेटमेंट।
इट लीड टू द इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास को, ये सही है। तो एग्जैक्टली इसका 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ऑल थ्रू द इयर्स, ऑल थ्रू यूज ईयरली बाय द फ्रेंच जर्मन राइटर, द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द इंग्लिश वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय। तो इंडिया के पेपर में 6 बार पूछे गए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द का यूज किसने किया है, इसका अर्नाल्ड टॉनबी होगा। हर बार 6 टाइम पूछे गए ये क्वेश्चंस को। लास्ट 10 ईयर्स का पेपर देखें तो 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। तो पैसेंजर ट्रेन सबसे पहले इंग्लैंड में कब चला, किसने डिस्कवरी किया, इंडिया में कब चला। तो ये बार बार क्वेश्चन, 2 बार रेलवे के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका आंसर होगा 1825। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेर अमंग द फैक्टर्स फॉर द इंग्लैंड टू एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की हुई, इस पर क्वेश्चन है। पहला इसका फैक्टर्स क्या था, तो चारों के चारों, द साइंटिफिक इन्वेंशन हैड पेड द वे, ये भी सही है। इट हैड फेवरेबल सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन प्लेस, ये भी सही है। नेविगेबल रिवर हैड मेड द इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इट हैज बीन सीन एज सेंटर ऑफ द कैपिटलिस्ट प्रैक्टिस, डी इज द राइट आंसर। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अब कहते हैं कि ये ये 4 डिस्कवरी लिखा हुआ है, ये 4 डिस्कवरी ने इंग्लैंड में सबसे बड़ा रोल प्ले किए थे। तो पूछ रहा है कि इनमें सबसे पहले कौन से, इन 4 जो इंजन थे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किए, उनमें सबसे पहले डिस्कवरी किसका हुआ। तो सबसे पहले जॉन के का फ्लाइंग शटल यूज हुआ, जिससे कपड़ा बिनना आसान हो गया। उसके बाद जेम हरी का स्पिनिंग जे का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद हुआ रिचर्ड आर्कर का वाटर फ्रेम, फिर सैमुअल क्रॉम्पटन, डी इज द करेक्ट आंसर्स। तो इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले डिस्कवर खोज किसके हुई थी, ये क्वेश्चन आया। अब है इसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड की शुरुआत कहते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन का राइज हुआ। नेपोलियन के बाद क्या हुआ कि मेटरनिक का राइज हुआ, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेटरनिक के बाद क्या हुआ कि जर्मनी में बिस्मार्क का राइज हुआ, और बिस्मार्क का ही सबसे बड़ा रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में। अगर हमारे क्लास के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग कुछ टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जिससे 2 से 3 को आप क्वेश्चन सही कर दें। अब वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन आया, कहला कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द बिग 4 इन द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1840। अब कांग्रेस ऑफ वियना इसलिए हुआ कि नेपोलियन को जब वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया गया तो उसको पकड़ के कैद कर दिया गया, और नेपोलियन ने जिस राज्यों में विस्तार किया था और राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए वियना कांग्रेस हुआ, जिसका हेड ऑस्ट्रिया का चांसलर, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसका हेड। तो कहते हैं कि वियना कांग्रेस में किस लोगों ने भाग नहीं लिया था, फ्रांस ने भाग नहीं लिया था। वो कहता है विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ थर्ड कोलिजन अगेंस्ट द नेपोलियन को हराने में कौन सा इसमें भाग नहीं था, तो इसका डी होगा, फ्रांस इसका भाग नहीं था। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू मॉडल विनियन इज करेक्ट। तो न्यू मॉडल विनियंस क्या है कि एक तरह से आप देखेंगे कि वियना कांग्रेस के बाद नेपोलियन के जब डिक्लाइन हो गया, उसके बाद यूरोप में क्या हुआ कि कुछ संघों का उदय हुआ, ट्रेड यूनियन का राइज हुआ। तो उस ट्रेड यूनियन के ऊपर क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ए इज करेक्ट आंसर होगा कि 1850 और 1860 में ट्रेड यूनियन का राइज हुआ था। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ सोनब्रम 1809 वाज साइन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स। किस बैटल के बाद ये साइन हुआ था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुआ था, और उसमें कौन सा बैटल इसमें शामिल था, वाग्राम। तो 4 का सी इज द राइट आंसर। तो 4 की क्वेश्चन जो आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, तो आप ये वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं। अब ये रशियन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जो क्रांति हुई वो रशिया में हुई, और रशियन क्रांति में सबसे बड़ा रोल था लेनिन का, सबसे बड़ा रोल था। तो लेनिन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रशियन क्रांति कह रहा है कि विच कंट्री द फर्स्ट मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन टेक प्लेसेस। तो इसका आंसर होगा रशिया में सबसे पहले मार्क्सिस्ट क्रांति हुई। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रशियन आर करेक्ट। रशिया इमर्ज द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, सही है। सही है, सोशलिस्ट स्टेट इन रशिया वाज स्टेबलाइज्ड बाय बोल्शेविक, एकदम दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज ओवरथ्रोन बाय द बोल्शेविक इन 1917 रिवोल्यूशंस। जब रशिया में क्रांति हुई 1917 में, तो किसकी सरकार थी? अलेक्जेंडर करंस्की की सरकार को उठा फेंका गया। Consider the following statement concerning the Russian Revolution. The Bolshevik believed that in repressive society like Tsarist Russia, they partially should be disciplined and should not control the number of its members. The Bolshevik believed that the party should be open to all. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द अप्रैल थीसिस टू रशियन पीपल इन 1917। तो अप्रैल थीसिस से जुड़ा हुआ लेनिन। लेनिन इज द राइट आंसर। डी 4 का डी इज द राइट आंसर। कहता हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट ओवरथ्रोन द बोल्शेविक इन 1907। अलेक्जेंडर करंस्की होगा। ये दोबारा से रिपीट आया। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहीं भी विद्रोह ना हो, शांति को स्थापित करने के द्वारा अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, जहां से अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं आया। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, जहां से अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए इंडिया के पेपर में। राइज ऑफ फैसिज्म और नाजिज्म। तो फासिज्म और नाजिज्म का राइज एक तरह से जर्मनी में आपको पता है नाजी लोग का उदय हुआ, फासिज्म का इटली में, यहां से भी क्वेश्चन आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अब आपको बताइए कि नाजिज्म और फासिज्म ने एक तरह से कंट्रीब्यूट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के राइज में, माने होने में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवाइवल ऑफ द ह्यूमन राइट इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड वाज द। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको बताइए कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर आइटम बम गिराया, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जाके एंड कर गया। तो बी इज द राइट आंसर इसका होगा। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट टचेड बाय द स्टील विल रोड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि ब्रिटेन ने रोड बनाया था, तो किस कंट्री से? म्यांमार से जुड़ा हुआ था ये रोड, चाइना से जुड़ा हुआ था, इंडिया से जुड़ा हुआ था, थाईलैंड से नहीं जुड़ा हुआ था ये रोड। तो 2 का बी इज द राइट आंसर। तो 2 क्वेश्चन आए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक 10 साल के पेपर में। तो मैं बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति और रशियन क्रांति, ये 3 सेक्शन से सबसे अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंडिया के पेपर में रिपीट किए गए। फिर एक चैप्टर्स है ग्रोथ ऑफ एशियन नेशन एंड चाइना एंड जापान। तो चाइना और जापान की हिस्ट्री पर अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया इंडिया के पेपर में। कहता है इन द 19th सेंचुरी द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स इन जापान मॉडर्न इंडस्ट्री वार मेनली। तो इसका राइट आंसर होगा जापानीज वोमेन एंड चाइनीज वोमेन। नहीं, इसका आंसर राइट होगा सी इज द राइट आंसर। सी महिला इंप्लाई थी। अब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई 2 कंट्री के बीच में युद्ध को रोकने के लिए, और उसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर देखें तो पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है इन 1948 बर्मा वाज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन इमीडिएटली सपोर्टेड द यूएसए इन द कोल्ड वॉर। गलत है। बर्मा किसी भी कोल्ड वॉर आपको बताएंगे क्या होता है, इसने यूएस को और ये सही है। तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्या है कि आपको बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो 2 कंट्री का सुपर पावर के रूप में राइज हुआ। एक का नाम था यूएसएसआर, जो अब रशिया बन गया है, उसका डिक्लाइन हो गया, यूएसएसआर टूट गया, और यूएसए। अब इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि यूएस जो था वो एक तरह से पूंजीवाद था, ये जो रशिया था यूएसएसआर था साम्यवाद। तो इन दोनों कंट्री ने एक तरह से आप देखेंगे कि हिटलर ने जिस कंट्री पर कैप्चर कर रखा था उससे एक तरह से इनको आज़ादी दिलवाई। तो इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल लड़ाई स्टार्ट हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। अब कोल्ड वॉर में क्या हुआ कि यूएसए और यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी कहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में एक तरह से स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए। जो ऑन द पेपर था, बाकी लड़ाई झगड़ा कहीं दिखा नहीं, बाकी ऑन द पेपर ये आपस में लड़ाई, जिसलिए इसका नाम कोल्ड वॉर स्थित युद्ध कहते हैं। अब कोल्ड वॉर में आप देखेंगे कि ये क्यूबा मिसाइल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक थ्योरी था, इसमें क्या हुआ कि एक दूसरे को जिस कंट्री से हिटलर से यूएसए ने आज़ाद करवाया था और सोवियत यूनियन ने आज़ाद कराया था, उस कंट्रियों पर इन लोगों ने अधिकार कर दिया।
तो एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था ट्रूमैन डॉक्टरिंग ऑफ 1947 वाज अनाउंस टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रूमैन डॉक्टरिंग क्या था? तो यूएसए सोवियत यूनियन के फैलाव को रोकने के लिए यूएसए के द्वारा एक थ्योरी लाया गया जिसको ट्रूमैन डॉक्टरिंग कहते हैं। यूएसआर का नियंत्रण करने के लिए थ्योरी लाया गया था ट्रूमैन डॉक्टरिंग। तो एक क्वेश्चन आया कोल्ड वॉर पर, एक क्वेश्चन पूछे उन्हें 10 साल में। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद समकालीन वर्ल्ड जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो 1990 के बाद जो हिस्ट्री है उसको समकालीन एक तरह से विश्व कहते हैं। और कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड से 2 क्वेश्चन आए। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑरेंज रिवोल्यूशन? तो ऑरेंज रिवोल्यूशन जुड़ा हुआ है यूक्रेन से। आपको पता है कि जो यूएसएसआर था ये 1919 में क्या था कि ये एक तरह से ये टूट गया और टूट के यहां से 15 कॉमनवेल्थ का राइज हुआ। और यूएसएसआर के अंदर जो जो स्टेट्स थे वहां पर बहुत सी क्रांतियां हुई। उसी में एक क्रांति है ऑरेंज रिवोल्यूशन। ऑरेंज रिवोल्यूशन में क्या है कि यूक्रेन में ऑरेंज क्रांति हुई और यूक्रेन अपने को यूएसएसआर से अलग करके कंट्री बन गया। जो रिसेंटली अभी न्यूज में आप देखिए रशिया के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू लीडर इन नेल्सन मंडेला? तो नेल्सन मंडेला के ऊपर एक क्वेश्चन है और ये कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड से क्वेश्चन आया। कहता है ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका। ये गलत है, पहले प्रेसिडेंट नहीं थे। मंडेला स्पेंड 80 years प्रिजन इन द रोबन, ये सही है। मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1990 आफ्टर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, एकदम सही है। तो 1 and 3 ए इज द करेक्ट आंसर्स। तो ये हमारा डिस्कशन था जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्रीवियस 10 years पेपर में कैसे इंडिया की में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैडेट्स फाइनली लास्ट कंक्लूजन यही है कि जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री का तैयारी करें तो आपको अमेरिकी क्रांति पढ़नी है, फ्रेंच की क्रांति पढ़नी है, औद्योगिक क्रांति पढ़नी है, तो रशियन क्रांति, 4 क्रांति आप पढ़ के जाइए। आपके वर्ल्ड हिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यही है। तो हिस्ट्री का आप सेक्शन देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन के क्या टाइप है और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन क्या है हम लोग डिस्कशन कर चुकी है। मेडिवल हिस्ट्री भी हमने डिस्कशन कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री भी डिस्कस किया। ये लास्ट हमारा टॉपिक था हिस्ट्री का जिसका नाम था वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज का फाइनली हमने ये 4 आपके लिए वीडियो बनाया जो प्रीवियस पेपर पर बेस्ट है। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है हमारे क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस से भी आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा कि कैसे हिस्ट्री में कौन सी टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।